हाँ, तो जैसा कि आप सभी देख चुके हैं थंबनेल पर, मैं इस चैप्टर में मतलब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स के एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप सिर्फ थंबनेल देख करके आए हैं तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आप अगर केवल ये देख करके आए हैं या ये देख कर रुकना चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड कैसा है, ये बैकग्राउंड बोर्ड वाला है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो आप मत रुकिए, कोई आवश्यकता नहीं है रुकने की, क्योंकि आप अच्छे क्वेश्चंस को देखने आए तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई में एक टॉप स्टूडेंट्स में अगर अपनी गिनती लाना चाहते हैं, और ट्रायंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा टफ चैप्टर, ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा लेकिन एवरेज टफ, एवरेज से थोड़ा सा हाई है। मतलब ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा मतलब एवरेज से अधिक ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। और मैं बताऊं कि इस चैप्टर्स में जो रहने वाला है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स रहने वाले हैं, और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है कि प्रत्येक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं बिल्कुल उसी के साथ, उसी जोश उसी जुनून के साथ। आज इस चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस में हम धीरे धीरे सभी ऐसे क्वेश्चंस जो वाकई में एग्जाम्स में आने वाले हैं, बहुत बारीक से बारीक मतलब पॉइंट टू पॉइंट समझाते हुए मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा आज। और सबसे पहले आप सभी का वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और मैं भी डर है ट्रायंगल से रिलेटेड तो बिल्कुल घबराइए मत, आप सही जगह आए हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉमिस है ना, आप समझ गए होंगे मैं किस बात की प्रॉमिस की बात करता हूं, कि सबसे बड़ा प्रॉमिस मेरा यही है कि आप सिर्फ देखने मत बैठिए, आप क्या करिए, कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, और साथ ही साथ क्वेश्चंस को, पॉइंटों को लिखते हुए चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस सही रहे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल देख रहे हो और देख करके छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। चैप्टर हमारे दिन भी बहुत कम बचे हैं, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन कोई नहीं, परेशान ना हो। चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 है, वैसे तो हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है, और इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉमन पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक बीपीटी के बारे में पढ़ेंगे हम, इसमें बीपीटी होता क्या है, और हम इसकी सिमिलैरिटीज थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी और बीपीटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और मैं बताऊंगा कि आपने अगर बीपीटी, नॉर्मली अगर आपने बीपीटी पढ़ा है तो सही है, और अगर बीपीटी नहीं पढ़ा है तो इसको एक दूसरे नाम थेल्स थ्योरम से के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कहीं कहीं पे आपको थेल्स थ्योरम के नाम से इसको पढ़ने को मिलेगा, और कहीं कहीं पे नहीं, लगभग हर जगह आपको थेल्स थ्योरम के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। थेल्स थ्योरम हो गई या बीपीटी हो गई, वो दोनों ही थ्योरम्स एक ही टाइप की होती है। अगर आपने अभी जैसे लास्ट टाइम है, और मुझे लगता है उम्मीद भी है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है, आप क्लास 10th में आए हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत रिवाइज तो जरूर करा होगा। मैं अगर थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में एक समरी करूं तो सिर्फ मैं जो ये पॉइंट है, जैसे बीपीटी है या थेल्स थ्योरम होती क्या है, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब देखिए ये थेल्स थ्योरम का जो थ्योरम है ना, ये थेल्स थ्योरम बहुत ज्यादा बार आई हुई है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो मैं सिर्फ थेल्स थ्योरम के बारे में एक पॉइंट, नॉर्मली ऐसे ही अगर मैं स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि एक ट्राइंगल होगा, उसकी कुछ साइडें होंगी, जैसे ए बी और सी, इस तरह की साइड होंगी, ए बी सी साइड होगी, ये नॉर्मल ट्राइंगल होगा। और उस ट्राइंगल के मतलब ये वाली जो आइसोसेल्स हो चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, इसके मिड पॉइंटों पर हमारे क्या रहेंगे, दो पॉइंट्स रहने वाले हैं। मैं थेल्स थ्योरम का नॉर्मली समरी ऊपर का बता रहा हूं, क्या हम इसमें पढ़ेंगे। इसका मिड पॉइंट मान लिया डी होगा, और इसका मिड पॉइंट मान लिया ई होगा। तो थेल्स थ्योरम में हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जब ये इस तरह का पॉइंट होगा, और यहाँ पर जो डी ई और ई है, डी और ई जो पॉइंट है जिससे एक लाइन बन रही है, अगर ऐसी हो जाए, या बोला जाएगा कि इफ अगर डीई जो है वो पैरेलल है बी और सी के, अगर पैरेलल बी और सी के है, तब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग थेल्स थ्योरम ये बताती है कि ए से डी तक की डिस्टेंस और डी से बी तक की डिस्टेंस का रेशियो, मतलब ए से डी तक की डिस्टेंस और डी से बी तक की डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए से ई तक की डिस्टेंस और ई से सी तक की डिस्टेंस के रेशियो के। ये हमें थेल्स थ्योरम में पढ़ने को मिलेगा।
आप थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं। अभी मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा, प्रूफ अभी हम बात करेंगे। मैं नॉर्मल आपको स्टार्टिंग कर रहा हूं कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं कि थियर्स थ्योरम। ये जैसे आपने पढ़ा भी है कि थियर्स थ्योरम का मतलब होगा ना कि अगर किसी ट्रायंगल के जो मिड पॉइंटों से कनेक्टेड वाली जो लाइन है, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है ना, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो उनकी ये वाली साइड मतलब ए से डी तक की डिस्टेंस और डी से बी तक की डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए से ई तक की डिस्टेंस और ई से सी तक की डिस्टेंस के रेशियो के। अगर नॉर्मली अगर आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे पॉइंट से अगर मैं समझाने का प्रयास करूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, इस तरह से एक ट्राइंगल हमने बना लिया। ट्राइंगल का नाम फिर से हमने ए बी और सी इस तरह से नाम दे दिया, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करा, जैसे इसको इसके भी मिड पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, मतलब ये लाइन ले ली एक, और इसका नाम दे दिया हमने, कुछ भी नाम ले लिया, मर्जी है हमारी। जैसे हमने ओ ले लिया इसे और इसे ले लिया पी। अगर हम थियर्स थ्योरम इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ए बी के, अगर थोड़ा सा आप समझदार है तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी के पैरेलल हमें लाइन दिख रही है। कौन सी? ओपी। ओपी लाइन हमें ए बी के पैरेलल दिखाई दे रही है। यहां पर ए बी के पैरेलल ओपी लाइन दिखाई दे रही है। अगर ए बी के पैरेलल ओपी लाइन दिखाई दे रही है तो बाई थियर्स थ्योरम आप बोल सकते हो कि ओ से बी हो, या आप बोल सकते हो जैसे सी से ओ की डिस्टेंस, सी से ओ की डिस्टेंस और ओ से बी की डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू होगा सी से पी की डिस्टेंस या पी से ए की डिस्टेंस के रेशियो के। बात भाई सीधी सीधी बात, हम सिर्फ यही करने वाले हैं कि ट्राइंगल में अगर थियर्स थ्योरम लग रही है और उनके बीच में कोई दो लाइनें बन रही हैं और वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थियर्स थ्योरम ये बताती है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का रेशियो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। अब लैंग्वेज अगर दूसरी बात कर ली, जैसे हम बात कर लें कि अगर क्या ऐसे पॉसिबल है कि ओ से बी तक की डिस्टेंस और ओ से सी तक की डिस्टेंस का रेशियो, ओ से बी तक की डिस्टेंस हो या ओ से सी तक की डिस्टेंस का रेशियो क्या इक्वल हो सकता है पी से ए तक की डिस्टेंस या ए से पी, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ए से पी लिख सकते हो या ओ पी से ए तक की डिस्टेंस और पी से सी तक की डिस्टेंस के रेशियो के, तो हाँ ये भी पॉसिबल है। थियर्स थ्योरम ऐसा बोलती है, ठीक है। बात वही करी गई है, कुछ भी अलग पॉइंट नहीं लिया गया है। अब सुना क्या बोल रहे हैं, अब हम इसको इसके थ्योरम्स के ब्रीफ समरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वाकई में इस थ्योरम में हमें क्या क्या सीखने को पॉइंट मिलते हैं, कौन कौन से पॉइंटों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थियर्स थ्योरम हमारी इतनी है, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप वीडियो में बने रहेंगे, एंड तक बने रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। बिल्कुल भी घबराए नहीं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत अगर आपने देखा नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, अंत तक जरूर देखना है। तो अब हम इसके थ्योरम्स के प्रूफ पर चलेंगे, मतलब थ्योरम्स होती कैसे, मतलब जो बीपीटी हमारी थ्योरम है उसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। वो कुछ इस तरह की है जिसको हमने थोड़ा सा आपका समय बचे इस वजह से हमने क्या करा, उसको ऑलरेडी लिख रखा था, है ना। लिखने का मतलब है प्रोसेस समझना, कि ताकि आपका समय बचे और आप अच्छे से इस पॉइंट को समझ सकें, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब बीपीटी थ्योरम बोलती क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब इफ एक लाइन है जो ड्रॉन की जाए पैरेलल, ड्रॉन की जाए कैसे, ड्रॉन मतलब खींची जाए कैसे, पैरेलल खींची जाए ऑन टू वन साइड मतलब किसी एक साइड पर ऑफ ए ट्राइंगल, किसी एक साइड के पैरेलल खींची जाए, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, और वो लाइन जो खींची जाए ना, जो पैरेलल करने की बात कर रहा है, जो ड्रॉन लाइन करने की बात कर रहा है, वो दोनों बची हुई ट्राइंगल की अदर टू साइड्स को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए होनी चाहिए। देन इट इज डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। देन बीपीटी थ्योरम बोलती है कि अगर ऐसा होता है, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं और वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंसों का रेशियो है वो दोनों तरफ का सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल बनाया ए बी और सी, आपको दिख भी रहा होगा, ए बी से हमने ट्राइंगल को बनाया, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, ये हमने ट्राइंगल को बना लिया। उस ट्राइंगल में हमने दो पॉइंट ले लिए जो बी और सी के पैरेलल खींच लिए, मतलब डी और ई हमने क्या कर लिए, उसके दो पॉइंट ले लिए जो अदर टू साइड्स मतलब ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी और एसी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और तीसरी साइड बीसी के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम ये बोलती है कि ए से डी का और डी से बी का रेशियो
ए से डी और रेशियो बी से डी से बी इज इक्वल टू होना चाहिए ए से ई के रेशियो, ए से ई और ई से सी के रेशियो के, यही बोलने का मतलब है। अब सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है कि गिवन हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जो हमने बना रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है वेयर, जहां पे हमने अभी भी बोला कि जहां पर डीई जो है वो पैरेलल किसके, बीसी के है, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन थी। ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना, हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा बार बार रिमाइंड करने पे ही समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करना सिर्फ एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। ठीक है प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने की भी आपको बता दिया कि इस ट्राइंगल के ए से डी और डी से बी का रेशियो और ए से ई और ई से सी का रेशियो एक दूसरे के बराबर आएगा। भाई हमने यहाँ पे प्रूफ करने पे लिखा है कि ए से डी और डी से बी का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए से ई और ई से सी के रेशियो के। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें अब नॉर्मली अगर हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, क्योंकि यही हमें प्रूफ कर रहा है। हमें अभी पीपीटी के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो हमें जिन चीजों के बारे में ज्ञान है हम उन्हीं पे वर्क करते हुए पीपीटी थ्योरम को सॉल्व करेंगे। क्या पता है हमें, हमने क्या करा, कंस्ट्रक्ट कर लिया। कंस्ट्रक्ट क्या करा, ज्वाइन करा बीई, बी से ई को ज्वाइन करा, ध्यान से देखना, बी से ई को ज्वाइन करा एंड सी से डी को ज्वाइन कर दिया, हमने लाइनों को ज्वाइन कर दिया, ड्रॉन। और हमने क्या करा, ड्रॉन कर दिए डी और एम, डी एम ये दिख रही है लाइन, ये डी से एम दिख रही है लाइन, ये डी से एम ये वाली जो लाइन दिख रही है ये ड्रॉन कर दी, डी से एम लाइन ड्रॉन कर दी, किस पर, परपेंडिकुलर ड्रॉन करी है एसी पे। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहां पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, मतलब डी से एम की लाइन जो है वो परपेंडिकुलर खींच दी है तीसरी साइड, मतलब एसी साइड पर। दूसरा हमने ई से एन पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, ई से एन पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाली है, और परपेंडिकुलर लाइन डालने का मतलब है, और वो परपेंडिकुलर किस पे डाली है, ए से बी पर। मतलब ई एन जो लाइन है, ये ई एन जो लाइन दिख रही है वो हमने ए बी पर परपेंडिकुलर डाली, वहीं डी और एम जो लाइन है वो हमने ए सी पर परपेंडिकुलर डाली। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर डालने वाली लाइनों के बारे में बता दिया कि डीएम हमने परपेंडिकुलर डाली ए सी पर और ई एन हमने परपेंडिकुलर डाल दी है ए बी पर। अब सुना, इनसे कुछ ट्राइंगल्स बनते हुए लग रहे हैं, तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ए डी और ई, ए डी और ई, ये ट्राइंगल बनना है ना, ये ए डी और ई, ए डी ई हमारा ये वाला जो ट्राइंगल जो बन रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि इसका जो बेस है 1/2, ट्राइंगल का एरिया जो रहता है वो रहता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, जिसमें हाइट हम क्या लेना है, ई एन को हमने हाइट लेना है, ई एन को हाइट लेना है। और आप ए से डी को बताइए, जिस पर ये परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है उसको हमने क्या कर दिया है, बेस ले लिया, ये वाली लाइन ए से डी को बेस लिया है और ई एन इस पे हमने क्या कर दिया, हाइट ले ली है। तो हमने एरिया ऑफ एडीई निकाला, फार्मूला आपको पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। क्या लिख सकते हो, 1/2 बेस हमारा एडी है और हाइट हमारी क्या है, ई एन है। यहां तक पॉइंट समझ में आया। पहली इक्वेशन हमने, फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल लेके चले, एरिया ट्रायंगल बी डी और ई, बी डी और ई को हम लेके चल रहे हैं, बी डी और ई, ध्यान से देख रहे, बी डी और ई, ये वाले ट्रायंगल की बात अब हमसे कर रहा है। लेकिन एक बात आपको थोड़ा सा यहां पे लगेगी कि जब बीडीई की बात कर रहे हैं तो हाइट हमने ईएन क्यों लिया है। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि जो हाइट है वो आप बाहर की ले सकते हैं। अगर ट्रायंगल की बात चल रही है तो मतलब ये हमारी ट्रायंगल की हाइट रह सकती है इस ट्रायंगल में भी, ठीक है, ये कंडीशंस होती है। तो हमें ध्यान में रखना है बीडीई का इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस हमारा क्या है डीवी है और हाइट हमारी क्या है ईएन, हमारी हाइट हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया इसको। अब क्या करा, डिवाइड करना है, डिवाइड क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को एंड सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करा एरिया एडीई को, डिवाइड करा एरिया बी डी और ई से, इक्वल में ये नंबर हमने इसको 1/2 एडी मल्टीप्लाई ईएन अपॉन में 1/2 डीबी मल्टीप्लाई ईएन, ईएन से ईएन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा कितना एडी अपॉन डीबी। ये हमारे पास इतना नंबर बच गया जिसको हमने नई इक्वेशन दे दी ए से डिनोट करा, क्योंकि 3 4 अभी हमारा आगे चल रहा है। ऐसा नहीं है, तो ऐसा ये भी पॉइंट नहीं है कि आपको ए ही देना है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम दूसरे ट्रायंगल पे चले।
दूसरा ट्रायंगल क्या ले लिया, ए डी और ई। अगला ट्रायंगल ले लिया हमने ए डी और ई। भाई सेम ट्रायंगल है, बट अब हमारे पास क्या प्रोसेस है, अभी तक हमने क्या करा था, जो हाइट की लाइन थी वो परपेंडिकुलर लाइन ई एन को लिया था। जो परपेंडिकुलर लाइन आपको ई एन दिख रही है ना, हमने अभी तक हमने ई एन को परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ट्रायंगल्स की हाइट को माना था वो केवल ई एन वाली को मान के करा था। अब हमें दो ट्रायंगल इस तरह से लेने हैं कि जिसमें डी एम परपेंडिकुलर लाइन को हाइट माननी है। मतलब ट्रायंगल हमारा एडीई रहेगा और बेस हमारा चेंज हो जाएगा। अब बेस हमारा इस साइड पे चला जाएगा, अभी तक हम इस साइड पे कर रहे थे, अब बेस हमारा हो जाएगा एई। अब जब बेस हमारा एई हो जाएगा तो बेस एई होने के कारण, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन यही डाली गई है, तो इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डीएम या एमडी आप बोल सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या रहेगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई ए से ई क्या है, बेस है, और डी से एम क्या है, इसका परपेंडिकुलर जो इसकी हाइट है ट्रायंगल की। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल डी ई और सी ले लिया, यही वाला ट्रायंगल सेम। और अभी हमने जैसे पिछले वाले पॉइंट पे समझा कि ट्रायंगल की हाइट बाहर से हो सकती है, तो ट्रायंगल की हाइट हमारी इसमें भी क्या रहेगी, यही रहेगी डीएम। ट्रायंगल तो हमारा ये बनेगा, लेकिन हाइट हमें बाहर वाली काउंट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया डीईसी हमारा क्या बनेगा, 1/2 ईसी मल्टीप्लाई डीएम। फिर से हमें वही प्रोसेस करना है कि डिवाइड करना है 3 और 4 को। जब आप डिवाइड करोगे तो एरिया एडीई डिवाइडेड बाई एरिया डीईसी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एई मल्टीप्लाई डीएम अपॉन में 1/2 ईसी मल्टीप्लाई डीएम। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी हमारे पास कितना आ गया, एई अपॉन ईसी। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली पॉइंट नहीं होगी, मतलब ए पॉइंट हमारा ये आ गया और एक पॉइंट हमारा ये आ गया। अब सुनना क्या बोल रहा है, देखो एरिया हमने किस किस का निकाल लिया है। एरिया हमने निकाल लिया इस वाले पार्ट का, ये वाले ट्रायंगल का, मतलब बी डी ई का निकाल लिया, और ई डी और सी का निकाल लिया। सेम ऐसे हमने एडीई का ऊपर भी एरिया निकाल चुके हैं, एडीई का एरिया निकाल चुके हैं। अब सुना क्या बोल रहा है, नाउ BDE and DEC, BDE and DEC are on the same base। ये बात सही है कि BDC हो चाहे दूसरा DEC हो, इन दोनों में बेस हमारा एक ही है। जब बेस एक ही होता है तो हमने क्या बोलना है, बेस सेम बेस DE, जिसका सेम बेस DE हमारा सेम बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। और ये जो बिटवीन है मतलब बीच में है किसके, दो पैरेलल लाइंसों के बीच में ये जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। किन लाइनों के पैरेलल है, बीसी एंड डीई एक दूसरे के पैरेलल है। अब सुना, अगर पैरेलल है तो ये जब बेस हमारा सेम होता है और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों के एरिया एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोनों के एरिया एक दूसरे के बराबर होने का मतलब है एरिया बीडीई का इज इक्वल टू होगा एरिया डीईसी के। सही, एरिया जो बीडीई का होगा, बीडीई का जो एरिया होगा वो डीईसी के एरिया के इक्वल होगा। जिसका मतलब क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हो, एरिया एडीई अपॉन बीडीई इज इक्वल टू होगा एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईसी। जब ये दोनों एरिया एक दूसरे के बराबर है तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी बराबर ही है, तो उसको हमने इस तरह से लिख लेना है। जब आप इस तरह से लिख लोगे तो आप देख रहे होंगे कि ये नंबर हमारे किसके इक्वल है, एडी अपॉन डीबी के इक्वल है, और ये वाला नंबर हमारे किसके इक्वल आया, एई अपॉन ईसी के इक्वल आया। मतलब आपका एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी एक दूसरे के इक्वल आए। यही पॉइंट यहां पर बोल रहा है। बीपीटी थ्योरम के कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइडें, अगर एक ट्रायंगल में मतलब किसी एक साइड को बेस मानते हुए कोई दूसरे लाइन बीच से खींची जाती है, और वो लाइन आपकी जो है, जो लाइन है वो अदर टू ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए बनती है,
और एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके मध्य के जो नंबर हैं, जो रेशियो है, डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो एक दूसरे के बराबर आएगा। कहने का मतलब एडी और डीबी का रेशियो, एई और ईसी का रेशियो एक दूसरे के बराबर आएगा। सिर्फ कहने का मतलब इतना, इसका जो बीपीटी थ्योरम का मतलब है, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब भी हमें ट्रायंगल की ये साइड एक दूसरे के पैरेलल देती दिखे तो हमें क्या करना है, एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल रखना है। अभी तक हमें जो क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड, उन पे अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है। अन्यथा सिमिलैरिटी से हमें थोड़ा सा और पॉइंट मिलते हैं, उन पे हमें आगे बात करनी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, जो भी इसमें पॉइंट दिख रहा है बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिए कि इस पॉइंट को अधिक से अधिक बार लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ये मैंने वो चीज लिख के दी है अगर और एक बात और ध्यान रखना, ये एग्जाम में 101% आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, 100% आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो थ्योरम है बीपीटी थ्योरम वो कितनी बार आई है। तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख आप एक एक स्टेप को ढंग से नोट करना, ताकि आप एग्जाम में भी सेम उसी टाइप से लिख सके। ठीक है, इसके बाद बीपीटी के बारे में पढ़ा। सेफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही बताती है कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में अगर ये साइड, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अभी तक हमें क्या पता था कि अगर दो साइडें, जैसे इसके पॉइंट ये से ये, हमने दो पॉइंट दे दिए डी और ई। अभी तक हमने जो पढ़ा था बीपीटी थ्योरम में वो ये पढ़ा था कि डीई और बीसी अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर डीई और बीसी एक दूसरे के पैरेलल है तो एडी और डीवी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें यह बताती है कि अगर हमें गिवन ये चीज हो कि एडी और डीवी, एडी और डीवी का रेशियो इज इक्वल टू है एई और ईसी के रेशियो के अगर इक्वल है, तो आपको ये सी के रेशियो के देन जो लाइन डीई है वो पैरेलल होनी चाहिए बी और सी के। इससे रिलेटेड अब हम पॉइंट को पढ़ेंगे। थोड़ा सा और जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं तो हमें करना क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है। नॉर्मल अगर हम बात करें कि जैसे हमें ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसी ट्राइंगल में हमने क्या करना है, डी और एफ को कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसा प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 दे लिया। अब हमने क्या करना है कि अब जब हमें ये चीज एक दूसरे के इक्वल नहीं दी है, मतलब पैरेलल नहीं दी है, तो हम ये तो पैरेलल मान नहीं सकते। हमने कोई दूसरा पॉइंट लेके चलना है, उस पॉइंट को हमने, जो दूसरी लाइन है उसको हमने नाम दे दिया डी और एफ। अब डी और एफ को हमने लेट कर लिया कि मान लिया कि डीएफ और बीसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। डीएफ और बीसी अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो बाई बीपीटी थ्योरम या बाई थेल्स थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, अगर ये और ये लाइन एक दूसरे के इक्वल है तो ये बताती है कि ए से डी हो और डी से बी हो इज इक्वल टू किसके होगा, ए से एफ के और एफ से सी के इक्वल होगा। ये बात तो सहमत है, अभी पीछे हमने पढ़ा रखा था कि अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ए से डी और डी से बी, ए से एफ और एफ से सी एक दूसरे के इक्वल होगा, इन दोनों का रेशियो। अगर ऐसा होगा तो अभी हमें बीपीटी थ्योरम ये हमें बताना है कि डीई और बीसी हमारा क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ध्यान से दिख रहा, इसको हमने क्या कर देना है, सेकेंड इक्वेशन ले लेना है। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको कुछ दिख रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको कुछ पॉइंट कॉमन दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट में अगर देख रहे हो तो एडी और डीवी इज इक्वल टू है एई और ईसी के। लेकिन यहां पर हमने बात करी, जब कन्वर्स पे बात चले गए, हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया कि डीएफ जो है वो पैरेलल बीसी के है, देन ये इक्वल हो गया एएफ और एफसी के। फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पॉइंट दोनों तरफ बराबर है, आप लिख के सकते हो एई इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी इज इक्वल टू है एएफ अपॉन एफसी के। ठीक है, ये नई इक्वेशन हमारे पास बनके तैयार हो गई कि ए से ई और ई से सी का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए से एफ और एफ से सी के रेशियो के। ये हमें नया पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस से देखने को मिला, लेकिन अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। हमने क्या करना है, प्लस करना है 1 को ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है,
प्लस कर देना है। किसको? 1 को प्लस कर देना है। 1 को प्लस करने का मतलब है AE अपॉन EC में प्लस 1 करना है और AF अपॉन FC में भी प्लस के 1 को करना है। यहां से देख रहा हूं, इसको लिख क्या सकते हो? इसको लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसे लिख देंगे AE प्लस E का C अपॉन में E का C हो जाएगा इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो? AF और प्लस का FC अपॉन में F का C। यहां से लिखते रहना, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आपने कहीं पे भी मिस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखना लिखा क्या है? AE और EC, A से E और E से C की डिस्टेंस का सम, मतलब A से E हो और E से C हो, इसे क्या बोलते हैं? आप बोल सकते हो कि A से E और E से C को हम क्या बोल दें? क्या A से C बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है कि A से E और E से C को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो वो AC आएगा, अपॉन में जो EC चल रहा है वो चलने दो। ठीक है, ऐसे अब हमारी तरफ दूसरा तरफ आया पॉइंट कि A से F हो और F से C हो। क्या A से F और F से C के पॉइंट, मतलब A से F और F से C, इन दोनों का सम क्या AC के इक्वल आएगा? बिल्कुल आएगा। आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जो हमें पॉइंट पता था वही लिखा, AC से AC हट गया। हमारा क्या नंबर आया कि EC जो है वो इक्वल टू है FC के। EC जो है E से C की जो डिस्टेंस है वो F से C के इक्वल है। ऐसा हमें समझ में आया कि E से C की डिस्टेंस F से C के बराबर है। अभी समझना पॉइंट कि सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो उसको समझना कि जो आया है वो क्या आया है? E से C की डिस्टेंस F से C के बराबर है, मतलब E से C की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस F से C के बराबर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर की बात कर रहा है। अब ये तभी तो बराबर हो सकती है जब यहां पर E और F दोनों डिस्टेंसों के बराबर होने का मतलब है कि यहां से भी डिस्टेंस वही है और F से भी डिस्टेंस वही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो F पॉइंट है वो E पॉइंट पर ही रखा हुआ पॉइंट है, मतलब E और F पॉइंट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि EC तभी बराबर हो सकते हैं जब E और F सेम पॉइंट पे। आप बोल सकते हैं कि E एंड F जो है, मतलब आप बोल सकते हैं EC एंड FC तभी बराबर हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं तभी बराबर हो सकते हैं जब क्या चीज पॉइंट हो कि F और E सेम पॉइंट पर रखे हो। ये बात को ध्यान में रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर F और E अगर सेम पॉइंट पे है, सेम पॉइंट अगर उनके रखने का है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि E से C की डिस्टेंस और F से C की डिस्टेंस बराबर हो। और ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो? DE जो हो वो पैरेलल हो किसके? B और C के। ये तभी पॉसिबल है। आप बोल सकते हैं सिंस इसके इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? DE पैरेलल आ गई किस लाइन के? B और C के। DE अगर एक दूसरे की इसके BC के पैरेलल है, ये इस पॉइंट का मतलब है कि F और E सेम पॉइंट पे है। अब F और E सेम पॉइंट पे, इससे आप बोलेंगे कि DE पे कैसे पैरेलल हो गया? क्योंकि अभी हमने बोला कि D से F और B से C एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमने माना था। और E और C जब एक दूसरे के बराबर हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि D से E भी BC के पैरेलल होंगे। ठीक है, ये पॉइंट कन्वर्स का है। अब मैं इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग बता देता हूं कि जो आप कैसे एग्जाम्स में लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये जो पीपीटी है, कन्वर्सली जो पीपीटी है, उसके बारे में मैंने जैसे अभी थोड़ा सा रफली बता दिया। अब मैं कि आपको एग्जाम्स में क्या लिखना है, कि अगर एग्जाम्स में आ जाए कन्वर्सली पीपीटी तो किस तरह से लिखना है, उसको मैंने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। कुछ इस तरह से हमें लिखना है। थोड़ा सा ध्यान से समझते रहना कि किस तरह से लिखना है, उस पॉइंट को बताते रहूंगा कि क्या पॉइंट इसमें है। देखना, ये ट्रायंगल इस तरह से हमें बना लेना है। एक ट्रायंगल बना लेना है A, B और C। ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट D और E दे देनी है और एक हमें जो लेट करने वाला पॉइंट है उसे E डेक्स मान लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें ट्रायंगल बना लेना है A, B और C। बोल क्या रहे कि ट्रायंगल ABC एंड अ लाइन DE। एक लाइन DE है उसमें, और ये AB और D एट D, AB को D पॉइंट पे एंड AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है।
मतलब जो डीई लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी लाइन को डी पॉइंट पे और ए सी लाइन को ई पॉइंट पे। ये इंटरसेक्ट करने का मतलब मिलने का मतलब। अब ये हमें प्रूफ करने को बोल रहा है, हमसे ये नहीं बोल रहा कि आपको जो गिवन है सच दैट, जिसका मतलब है अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका मतलब क्या है ए से डी और डी से बी का रेशियो इज इक्वल टू होगा ए से ई और ई से सी के रेशियो के। अगर ये एक दूसरे के इक्वल होगा तो हमें क्या प्रूफ करना है कि डी से ई और बी से सी एक दूसरे के पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, तो हमें पैरेलल प्रूफ करने की बात कर रहा है। अभी पिछले में हमने क्या दिया था, पैरेलल दिया था, तो हमें ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल लेके आने थे। ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जैसे कि हम डीई पे तो नहीं कर सकते, हमने एक पॉइंट डी ई डेक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, ई डी से लेके ई डेक्स तक की एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने बोला कि डी ई डेक्स जो है वो बी और सी के पैरेलल है। अब जब डी ई डेक्स बी और सी के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं, पिछली थ्योरम बीपीटी में हमने पढ़ा रखा था, बीपीटी की थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर डी ई डेक्स और बीसी एक दूसरे के पैरेलल है तो एडी और डीबी का रेशियो, ए ईडेक्स और ईडेक्स सी का रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा। आप कह सकते हो बिल्कुल सही बात बोली थी कि हमने बोला था कि अगर ऐसा है तो ए से डी और डी से बी का रेशियो, ए ईडेक्स और ईडेक्स सी का रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा। वही हमने इधर लिखा भी है, उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। एंड गिवन दैट, और जो दिया गया है ये तो हमने जब हमने ईडेक्स ये डी ईडेक्स एक नया पॉइंट नई लाइन हमने बनाई तब का है, लेकिन हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि एडी और डीबी का रेशियो इज इक्वल टू होगा एई और ईसी के रेशियो के। अब हमने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, जो हमें गिवन थी पहले से इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। तो कहने का मतलब है फर्स्ट और सेकंड से आपको कुछ पॉइंट देखने को मिला होगा कि एडी और डीबी मतलब वन साइडेड का जो पोर्शन है, रेशियो है, वो एक दूसरे के इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में। जब एक दूसरे के इक्वल है तो इधर का भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, वो हमने कर लिया। अब ये कंडीशंस में है, थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है क्योंकि सब पॉइंट को आप ध्यान में ही रखने का जरूरत है इसमें, ठीक है। ये नहीं कि रटने का कोई प्रोसेस नहीं है, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या किया, दोनों तरफ बोथ साइड एडिंग वन ऑन बोथ साइड, वन को बोथ साइड हमने ऐड कर लिया। ऐड करने पे हमें क्या नंबर मिला, कुछ इस तरह का नंबर मिला, ए ईडेक्स प्लस ईडेक्स सी अपॉन ईडेक्स सी, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ये इन दोनों को ऐड करा, ए ईडेक्स और ईडेक्स सी को आप ए सी बोल सकते हैं। अभी मैंने जैसे कि बताया भी था पिछले कोई टाइप जो रफली में था उसमें बताया भी था, ऐसे ई और ई सी को क्या बोल सकते हो, ए सी बोल सकते हो। एसी से एसी साइड कट गया, बचा कितना, वन अपॉन ईडेक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ई। ईसी और ईडेक्स सी एक दूसरे के बराबर हो गए। भाई अभी मैं बात करूंगा, भाई मैंने बताया भी रहा था इतनी देर से कि ईडेक्स से सी और ई से सी एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब है ईडेक्स और ई जो है वो कोइंसाइड से, कोइंसाइड मतलब कोइंसाइड का मतलब है एक ही पॉइंट पर रखे हुए पॉइंट है। अब जब एक ही पॉइंट पे रखे हुए तो हमने तो पढ़ा था कि डी ईडेक्स पैरेलल है बीसी के। जब डी ईडेक्स पैरेलल बीसी के होगा तो कोइंसाइड पॉइंट पर रखने के कारण डीईबी बीसी के पैरेलल होगा। सही, कोइंसाइड होने के कारण डीईबी हमारा क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। ये कुछ इस तरह से कन्वर्ज ऑफ बीपीटी जो कन्वर्जली थ्योरम है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी की जो कन्वर्जली बीपीटी है वो कुछ इस तरह की है। कन्वर्जली ऑफ बीपीटी मतलब बीपीटी का कन्वर्ज है, जिसमें हमने कुछ इस तरह का पॉइंट लिखा। आप इसे नोट कर सकते हैं, अच्छे से नोट करना, इसको बार बार रिपीट करते हुए लिख के देखना है, क्योंकि जब तक आप इसे लिख के नहीं देखेंगे तब तक ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत रहे। लेकिन कोई नहीं, आप योद्धा हैं, आप बिल्कुल पर समझ सकते हैं, आपको समझ में भी आई होगी। कुछ इस तरह से इसका लिखने का प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल नोट कर सकते हैं, ठीक है।